गृह सचिव महोदय, हमारे सभी पदाधिकारीगण जो इस वेब के माध्यम से अभी में जुड़े हुए हैं और आम आवाम भी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। सबसे पहले डीजीपी बनने के पहले 6 महीना 8 महीना पहले से बिहार के करीब सारे जिलों में मैंने लगभग 200 से अधिक सभाएं की बिहार को नशा मुक्त बनाने के लिए, बिहार को शराब मुक्त बनाने के लिए, और हर जगह लोगों को ये समझाया कि नशा से क्या नुकसान है। किसी प्रकार का नशा हो, शराब, कोकीन या हेरोइन या सिंथेटिक ड्रग्स, नशा किसी प्रकार का हो, नशा के सेवन से आदमी का नैतिक पतन होता है, चारित्रिक पतन होता है, उसका आत्मबल गिरता है, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन बढ़ता है, और इसलिए किसी प्रकार के नशे का सेवन आदमी के लिए अच्छा नहीं है। यही बात मैं समझाता था। अब ये बात किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कि नशा करने से, शराब पीने से शरीर में हजारों तरह की बीमारियां होती हैं, आर्थिक नुकसान होता है, सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि होती है, पारिवारिक जीवन तबाह होता है, बच्चों के संस्कार खराब होते हैं। ये सब बातें तो अनपढ़ भी जानते हैं और पढ़े लिखे जो विद्वान वो भी जानते हैं कि कोई नशा हो, चाहे शराब हो, ड्रग हो, किसी प्रकार का उसका सेवन करेंगे, शरीर कमजोर होगा और उसमें तरह तरह की, हजारों तरह की बीमारियां होती हैं, और उसके अलावा पैसे की हानि, आर्थिक हानि, सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि, पारिवारिक जीवन में कलह, वो सब चीज़ें सब जानते हैं। लेकिन मैं एक दूसरी बात कह करके समझाता हूँ लोगों को। देखो, ईश्वर ने, मालिक ने, परवरदिगार ने, अल्लाह ताला ने सबको दो बहुत बेशकीमती चीज़ें दी हैं। बहुत कम समय है, कम समय में आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए कि जो सुन रहे हैं वो दूसरों को बताएं। आप जितने लोग सुन रहे हैं वो सब बुद्धिमान हैं, आपके लिए कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, आप सब इसको जानते होंगे, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप दूसरों को बताएंगे, मेरी इस बात को आम जनता तक पहुँचाएंगे, लोगों में अवेयरनेस बिल्डिंग होगा। दो चीज़ें बड़ी बेशकीमती हैं। जैसे हम जो दिखते हैं बाहर से, हमारा आउटर पर्सनालिटी है, लेकिन रियल जो इनर पर्सनालिटी है वो रियल पर्सनालिटी है। वो क्या है? तो मन और बुद्धि। तो क्वालिटी ऑफ माइंड और क्वालिटी ऑफ इंटेलेक्ट जैसा है वैसा ही हमारा व्यक्तित्व होगा। तो ऊपर से आदमी जो दिखता जैसा है, भीतर से भी वैसा हो ये जरूरी नहीं है। जिस तरह का उसका मन है, जिस तरह का इंटेलेक्ट की क्वालिटी है, वही उसका चरित्र है, वही उसका स्वभाव है, वही उसका असली स्वरूप है। तो शराब पीने से केवल शरीर नष्ट होता है या शरीर में बीमारी होती है, ये तो इसका बाह्य प्रभाव है जो सब देख सकते हैं, इस पर तो कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात लोग बहुत कम समझते हैं कि शराब या किसी प्रकार के नशा के सेवन करने से आदमी की बुद्धि नष्ट होती है और जीवन के सारे निर्णय इसी बुद्धि से होते हैं, मन से या बुद्धि से। शरीर कर्मों का करता है, लेकिन शरीर को एक्शन में लाने वाला या तो आदमी का मन है या आदमी की बुद्धि है। और मन के द्वारा आदमी संचालित है, तो उसके निर्णय जितने होंगे वो डिफेक्टिव होंगे, उसमें दोष होगा। मतलब आप ऐसे इसको देसी भाषा में, देहाती भाषा में समझिए कि आपको जो मन करता है वो आप कर नहीं सकते, क्योंकि वहाँ शास्त्र की मर्यादा है, वहाँ धर्म की मर्यादा है। अगर धर्म और शास्त्र नहीं मानते, आप नास्तिक हैं, तो फिर कानून की मर्यादा है, सामाजिक मर्यादा है। तो कई रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसके कारण मन में जो आए वो काम आप नहीं कर सकते। तो मन को आप आखिर नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोल करने वाली जो इंस्ट्रूमेंट है, औजार है, जिससे मन को नियंत्रित किया जाता है, उसी का नाम इंटेलेक्ट है। हिंदी में उसको बुद्धि कहते हैं। इंद्रियों को नियंत्रित करता है मन। और मान लीजिए मैं बड़ा पदाधिकारी हूं, मेरी बात से किसी छोटे पदाधिकारी को गुस्सा आ जाए,
तो उसके मन में भाव आता है कि मैं इनको एक तमाचा जड़ दूं। ऐसे समझाएंगे तो आप बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन वो तमाचा जड़ता नहीं है, अंदर भले गाली देता हो लेकिन तमाचा मारता नहीं है, क्योंकि तुरंत बुद्धि उसकी जो है, इंटेलेक्ट जो है उसका, मन को गवर्न कर लेता है कि तमाचा मारेंगे तो नौकरी जा सकती है, जेल जाना पड़ सकता है, काफी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तो मन में भाव जरूर आता है लेकिन बुद्धि द्वारा मन को वो नियंत्रित कर लेता है। तो मतलब कहने का कि आदमी के हर काम को, हर डिसीजन को ये इंटेलेक्ट से लेना है, ये डिस्क्रिमिनेटिंग फैकल्टी है, ये जजमेंट लेने वाली फैकल्टी का नाम बुद्धि है, यही निर्णय लेती है। तो जीवन के संक्षेप में कहें तो जीवन के सारे निर्णय हम बुद्धि से लेते हैं, मतलब काफी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। तो शराब पीने का, नशा के सेवन करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये सबसे जो बेशकीमती तोहफा है भगवान का, जिसको बुद्धि कहते हैं, ये धीरे 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 नष्ट होते होते, भ्रष्ट होते हुए समाप्त हो जाती है। तो सामान्य आदमी में और एक पागल आदमी में क्या फर्क है आप बताइए? 2 आंख, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर, तो पागल के भी हो, आम आदमी के भी हैं। अगर कोई पागल आदमी आपके सामने आकर बैठ जाए अच्छे कपड़े पहन करके, मुंह न खोले, कोई काम न करे, आप नहीं समझ पाएंगे कि वो पागल है। तो उसमें और आप में कोई फर्क अपरेंटली दिखता नहीं है, लेकिन एक ही फर्क है कि उसकी डिस्क्रिमिनेटिंग फैकल्टी जो है, जजमेंट लेने वाली फैकल्टी है माइंड की, जिसको बुद्धि कहते हैं, वो खराब, उसने काम करना बंद कर दिया। तो पागल, 4 आना बुद्धि खराब तो आदमी 4 आना पागल, 8 आना बुद्धि खराब आदमी 8 आना पागल, 16 आना बुद्धि खराब तो आदमी 16 आना पागल। तो पागल और सामान्य आदमी में यही फर्क है कि सामान्य आदमी की बुद्धि काम करती है, पागल काम नहीं करती। वो ट्रेन के सामने कूद जा सकता है, छत से छलांग लगा सकता है, आग में कूद सकता है, वो चाकू है तो अपना गला काट सकता है, अपने बीवी बच्चों का गला काट सकता है। वो निर्णय ही नहीं ले सकता क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है। ये बुद्धि से निर्णय होते हैं और नशा का सेवन करने से धीरे धीरे ये बुद्धि कमजोर पड़ते पड़ते अंत में बिल्कुल ही भ्रष्ट होते होते खत्म हो जाती है। तो किसी भी स्मैकियर को देख लीजिए, किसी हीरोइन के जो आदती लोग हैं उनको देख लीजिए, कोई हैबिचुअल ड्रंकर, मतलब जो दिन रात शराब पीने वाला है, उसको देख लीजिए, उसके सामने बाप का, माँ का, सगे का, संबंधी का, लोग का, लाज का कोई लिहाज रह ही नहीं जाता, मतलब कुछ भी नहीं, वो कहीं भी दारू पी करके पड़ा रहता है, गिरा रहता है। तो व्यक्ति की चेतना में गिरावट आती है, उसके नैतिक चरित्र में गिरावट आती है, तो उसका नैतिक पतन होता है, आध्यात्मिक पतन होता है, उसका चारित्रिक पतन होता है, और व्यक्ति से ही समाज बनता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर जात, हर मजहब के जितने भी लोग, तो व्यक्ति से ही समाज भी बनता है। तो व्यक्ति की सामूहिक चेतना में अगर गिरावट आएगी तो सामाजिक मूल्यों में गिरावट आएगी, समाज की सामूहिक चेतना में गिरावट आएगी, और इसी समाज से सूबा या देश या पूरी दुनिया बनती है। तो एक व्यक्ति की चेतना में गिरावट आने से सामूहिक चेतना में गिरावट आएगी। तो इसलिए नशा किसी प्रकार का हो, इसलिए इस्लाम में इसको तो बहुत ही वर्जित किया गया और सनातन में भी। तो नशा किसी प्रकार का हो, वो व्यक्ति के लिए किसी भी तरह से हितकारी नहीं है। उसके सबसे दूरगामी और सबसे खतरनाक के परिणाम है कि आदमी को ये बुद्धि नष्ट करके मनजीवी बना देता है। बुद्धिजीवी किसको कहा जाता है? कभी गधे का विशेषण हो सकता है, किसी पशु का, पक्षी का, कीड़े का, मकोड़े का, पेड़ का, पौधे का, ये विशेषण नहीं है। बुद्धिजीवी केवल मनुष्य का विशेषण है। मनुष्य को ही कहते हैं ये बुद्धिजीवी हैं। बुद्धिजीवी माने जो बुद्धि के अनुसार जीता है, बुद्धि के अनुसार निर्णय लेता है, वो बुद्धिजीवी। और जो मन के अनुसार निर्णय लेता है वो है मनजीवी, मतलब पशु पक्षी ये जितने हैं, कीड़े मकोड़े, तो ये मन के अनुसार निर्णय लेते हैं। मन जो जब किया वो करेगा, उसके सामने कोई शास्त्र की मर्यादा नहीं, कोई धर्म की मर्यादा नहीं, कोई समाज की मर्यादा नहीं, कोई सामाजिक मान्यता परंपरा की मर्यादा नहीं, कोई कानून की मर्यादा नहीं। उस स्वतंत्र जो मन करेगा, जब करेगा, जैसे करे वो करेगा। लेकिन मनुष्य हम हैं तो हमको मर्यादा में जीना है, तो हम वैसे नहीं कर सकते। हमें अपने बुद्धि विवेक से निर्णय लेकर के चलना है। ये निर्णय लेने की क्षमता जो ड्रग एडिक्ट्स हैं या शराबी हैं, उनमें ये बुद्धि ही खत्म हो जाती है, निर्णय लेने की क्षमता ही नष्ट हो जाती है। तो आप ये भी समझ लिए। दूसरा ये कि पूरी दुनिया में नशा का अपराध से बहुत गहरा संबंध है।
एक सामान्य आदमी सामान्य परिस्थिति में जो काम कतई नहीं कर सकता, वो नशा के सेवन में, ड्रग लेने के बाद या शायद दारू पीने के बाद वो सहजता से कर जाता है। फिर इस नशा का टेररिज्म से बहुत गहरा संबंध है। ट्रैफिकिंग, टेररिज्म, इसके बहुत दूरगामी परिणाम है। तो ये नशा समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए, पूरी दुनिया के लिए कहीं से भी हितकारी नहीं है। इसका इकोनॉमिक्स बड़ा जटिल है, जिसके बारे में अभी चर्चा करने का ये सवाल नहीं। इसलिए बिहार सरकार ने ये जो कानून पारित किया, कोई दल का कानून नहीं है, किसी विशेष दल विशेष का कानून नहीं है, किसी जात विशेष का कानून नहीं, किसी मजहब विशेष का कानून नहीं है। ये लोगों की सामाजिक चेतना को, उनके आध्यात्मिक चेतना को ऊपर उठाने के लिए, सामूहिक चेतना को ऊपर उठाने के लिए मैं इसको कहता हूं कि आध्यात्मिक कदम, और इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे अगर हम इसको सख्ती से लागू करा पाए तो दृढ़ राजनीतिक संकल्प के साथ ये कानून आया है। लेकिन कानून को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी किसकी है? ये हम लोगों की है और यहाँ की आम आवाम को भी है, क्योंकि चाहे कितना भी बढ़िया कानून हो, कोई कानून पूरी तरह से असरदार ढंग से जमीन पर तब तक नहीं लागू होगा जब तक उसको व्यापक जन समर्थन नहीं मिलेगा। ये बहुत जरूरी चीज है। जितनी जनता की ताकत, जितना व्यापक जन समर्थन कानून के साथ होगा, उतना ही असरदार ढंग से वो कानून जमीन पर उतरेगा। इसलिए जागरण करना जरूरी है। इस तरह लोगों को समझाना जरूरी है। बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, किशोर बर्बाद हो रहे हैं, 9-10 के लड़के स्कूल में हीरोइन ले रहे हैं, स्मैक ले रहे हैं, चरस ले रहे हैं, कॉलेज जाते जाते दारू पीने लगते हैं। ये पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया में हो रहा है। तो ये आप समझिए कि पेरेंट्स को जागरूक करना, किशोरों को जागरूक करना, नौजवानों को जागरूक करना, ये बहुत जरूरी है। अवेयरनेस बिल्डिंग से ही आपको जन समर्थन प्राप्त होगा। जब जनता का एक बार समर्थन प्राप्त हो जाएगा तो जो जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि चोरी चोरी बेच रहा है, चोरी चोरी खरीद रहा है। तो जिस दिन जनता जाग जाएगी, वाकई लोक जागरण हो जाएगा पूरी तरह से, उसी दिन ये चोरी चोरी वाला खेल भी बंद हो जाएगा। ये पक्का आप समझिए। ये चोरी चोरी का खेल चलने का मतलब है कि अभी जनता में पूरी तरह से जागृति नहीं आई है। जनता को जगाने की जरूरत है। जनता अगर जाग जाएगी तो चोरी चोरी का खेल भी बंद हो जाएगा। लेकिन तब तक हमको संघर्ष करना है। बॉर्डर के जो सीमावर्ती जिले हैं उस पर विशेष निगरानी रखनी है और शराबबंदी के कानून को जमीन पर अत्यंत प्रभावशाली ढंग से उतारने के लिए 2-3 लोगों को पर हम अगर नियंत्रण रख लें, उनको मोटिवेट कर दें, तो ये काम ज्यादा प्रभावशाली तरीके हो सकता है। मैं सीधे कहता हूं, चौकीदार, थानेदार और वहां के जनप्रतिनिधि अगर तीनों मिल करके आपस में काम करें, कोई ऐसा चौकीदार नहीं है जिसको नहीं मालूम कि हमारे इलाके में कहां दारू बनती है, कहां बिकती है, देसी या विदेशी। कोई भी थानेदार ऐसा नहीं है जिसको नहीं मालूम कि हमारे इलाके में कहां दारू चलती है, कहां बिकती है। और कोई भी जनप्रतिनिधि, माने मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर, ये तीनों को सब कुछ पता है। किस गांव में कौन दारू का बिजनेस करता है, कौन ले आता है, कौन बेचता है, कौन पीता है, कौन पिलाता है, सब कुछ इंफॉर्मेशन कहीं बाहर से ले आने की जरूरत नहीं है। केवल चौकीदार, थानेदार और स्थानीय जनप्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच, वार्ड पार्षद, ये अगर एक साथ सामूहिक रूप से बैठ करके और आपस में तालमेल करके काम करना शुरू करेंगे तो एक ऐसा माहौल बनेगा, कहां से कोई ला पाएगा और कहां से कोई बेच पाएगा, ये बिल्कुल असंभव है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट है, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, कोऑर्डिनेशन की कमी है, तीनों तालमेल में काम नहीं कर रहे हैं, ये हो गया। तो ये 2 कारणों से असरदार तरीके से जिस तरह से ये कानून जमीन पर उतरना था, उस तरह से संभवतः नहीं उतर पाया है। इसीलिए मैं जा करके लोगों से संवाद कर रहा हूं, लोगों को समझा रहा हूं। अब ये जो लीडर्स बैठे हैं पुलिस फोर्स के, जो हमारे एसपी हैं, जिले के हमारे जो प्रशासनिक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं, ये लीडर्स हैं, तो इनको ये इंश्योर करना चाहिए कि कैसे स्थानीय जनप्रतिनिधियों में, स्थानीय थानेदारों में और स्थानीय चौकीदारों में किस तरह से कोऑर्डिनेशन हो जाए।
जो जिला पदाधिकारी और जो एसपी साहब अपने जिले में ये बढ़िया कोऑर्डिनेशन बना देंगे तो इसके बड़े ही सकारात्मक नतीजे आएंगे। तो इसको अपने अपने जिला को मॉडल बनाने की कोशिश कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े ही संवेदनशील हैं इस मुद्दे पर और हमेशा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते रहते हैं। बड़े रिकेटियर्स जो हैं, बड़े ऑपरेटर्स, उन पर प्रभावकारी ढंग से कार्रवाई नहीं हो रही है, इसको देखना है, या हो रही है तो बहुत कम हो रही है। पीएमएलए के प्रपोजल्स हैं, उसको देखना होगा, बनाना होगा ऐसे लोगों को। और जैसा मैंने कहा कि स्पेशल फोकस करना होगा बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट पर, जहां से बाहर से शराब आते हैं, यूपी है, झारखंड है, बंगाल है। तो जो जो रूट्स हैं वो सब आपको मालूम है, उसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। और मैं ये कह रहा हूं फिर भी कि बिना लोगों के सपोर्ट के बड़ा मुश्किल है। तो लोगों को, जनप्रतिनिधियों को कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनके साथ बैठक कीजिए। हमारे हो सकता है हमारे कुछ थानेदार, हमारे कुछ चौकीदार, हमारे कुछ जनप्रतिनिधि, उसमें 1-2% लोग हैं जिनका इसमें या तो इंटरेस्ट नहीं होगा या अदरवाइज इंटरेस्ट होगा। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करने की जरूरत है। हम लोगों ने 100 से अधिक ऐसे लोगों पर कार्रवाई की है, अपने लोगों को गिरफ्तार किया, मुकदमे किए हैं, जेल भेजा है। अब तो क्लियर मेरा आदेश है कि शराब पीने, पिलाने या बेचने बिचवाने के स्पष्ट आरोप में अगर कोई आदमी पकड़ा जाता है तो मुकदमे करो, जेल भेजो और संविधान की धारा 311 में उसको उसी दिन, दूसरे दिन उसको डिसमिस कर दिया जाए। इतना कड़ा एक्शन हम लोगों ने लिया है, इसमें कोई कहने की। मैं ये चाहता हूं कि आईजी मद्य निषेध के डायरेक्ट उनके लीडरशिप में, उनके अधीन एक मद्य निषेध विभाग में स्पेशल इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए एक टीम बने। वो नहीं है, तो मैं गृह सचिव महोदय के सामने ये रखना चाहता हूं और इनके अनुमोदन से हम सब लोग कि एक इंटेलिजेंस, जैसे है हमारे एसटीएफ में इंटेलिजेंस की टीम है, एसएसबी जो पैरामिलिट्री फोर्स में जैसे काम करता है, एसएसबी की अपनी इंटेलिजेंस टीम होती है, बीएसएफ की अपनी टीम होती है, सीआरपी की अपनी टीम होती है, स्पेशल ब्रांच तो पूरा इंटेलिजेंस यूनिट ही है, आर्थिक अपराधी इनमें भी इंटेलिजेंस टीम होती है, और हमारे जो और भी विंग्स हैं सब में होती है। तो मद्य निषेध में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंटेलिजेंस कलेक्शन, और इंटेलिजेंस एकदम एक्शन ओरिएंट स्पेसिफिक हो, कि एकदम एक्शनेबल, जिसको कहते हैं एक्शनेबल इनपुट हो, हमारे पास इंफॉर्मेशन हो जहां हम जा करके हिट कर सकें। अभी आईजी मद्य निषेध जो नए आए हैं, इनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत भारी भारी मात्रा में लोडेड ट्रक के साथ शराब, लेकिन अकेले कोई इसमें काम नहीं कर सकता, इसमें सामूहिक रूप से हम सब लोगों को लगना होगा, सब एसपी लोगों को, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लोगों को केवल लीडरशिप देना है। एक बात आंख कर खोल करके देखिए कि नीचे थानेदार, चौकीदार, इसमें से कोई आदमी या जनपद, इसमें से कोई आदमी इस गेम में इन्वॉल्व न हो। अगर हो तो उसको चिन्हित करिए, उसको दंडित करिए, और कोऑर्डिनेशन जिस दिन बन जाएगा थानेदार, चौकीदार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों में, आपका 80% काम आसान हो जाएगा और चोरी कोई बेचने का धंधा करने का हिम्मत भी नहीं करेगा। इतना ही मुझे कहना था। और टारगेटेड रेड्स हों और बाकी स्पेशल ब्रांच के एडीजी यूके उन्होंने विस्तार से कह दिया, इसमें कहने का ये नहीं है। लेकिन एक बात जान जाइए, ये आध्यात्मिक काम है, ये बड़ा पुण्य का काम है। शराब आदमी को बर्बाद करती है, समाज को बर्बाद करती है, देश को बर्बाद करती है, मनुष्यता खत्म कर देती है। मैं हृदय से इस मुहिम से जुड़ा हुआ हूँ, केवल ड्यूटी समझ कर मैं नहीं करता, मेरे हृदय के बहुत करीब है ये विषय। मैं चाहता हूँ इसको आप भी अपना मिशन बना करके काम करेंगे तो बहुत जल्दी इसके नतीजे आएंगे।